हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले नेवी, एमआर, कोस्ट गार्ड एंड एयरफोर्स का जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 20। ठीक है, जिसमें आप 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको करने से पहले आप कॉपी और पेन लेकर के सेट लगाइए। ठीक है, जिसका जितना मार्क्स आता है आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है ना। जो भारतीय लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? देखिए, इसका जो सबसे छोटी इकाई होगा वो होगा ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें और आता है त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है ये, है ना, त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे ग्राम पंचायत किसके अंतर्गत आएगा, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था का। और त्रिस्तरीय व्यवस्था का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ग्राम पंचायत। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यानी जो भारत में जो सूफी संप्रदाय है, सूफी संप्रदाय का सबसे पहले स्थापना किसने की, यानी संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका नाम तो आप लोगों ने जानते होंगे, है ना। इनके इनका एक दरगाह भी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। इन्होंने ही सूफी संप्रदाय की स्थापना की थी। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है आप कमेंट में आकर पूछ सकते हो। अब चलते हैं आगे। देखिए इसको करना, और एक बात करनी है आपसे कि जिन लोगों ने, है ना, जिन कैंडिडेट ने इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म अप्लाई किया है, जिसमें डीवीजीडी यांत्रिकी आता है, उनके लिए एक मॉक टेस्ट तैयार किया गया है ना। मॉक टेस्ट तैयार किया जो पूर्ण रूप से, है ना, सिलेबस पे आधारित है, जिसमें 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, है ना, और 10 क्वेश्चन साइंस के, जीके के 5 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन है मैथ के, और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जिसको टोटल मिलाकर के 60 नंबर का क्वेश्चन है ना, जो आपको पूर्ण रूप से ये इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस पर ही आधारित है। ठीक है, और इसमें टोटल 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 10 सेट दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने इनको सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो मान के चलिए आपकी 90% या 90% की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको अगर इंडियन कोस्ट गार्ड अच्छे से क्रैक करना है, ठीक है, एग्जाम निकालना है, तो आप इस टेक्स्ट बुक को जरूर खरीदें, ताकि आपको ये पता चले कि इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसको खरीदने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, इसका लिंक दिया हुआ है, जिसका प्राइस बिल्कुल ही, मतलब बहुत ही कम है। ठीक है, आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके इसका लिंक दिया हुआ ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस तत्व के साथ पानी, मतलब किस तत्व के साथ पानी आने पर उसमें आग लग जाती है? ऐसा कौन सा तत्व है जो पानी के संपर्क में आते ही क्या होता है, उसमें आग लग जाता है? ये तो क्वेश्चन आप आंसर आप लोग जानते ही होंगे, है ना। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम, है ना। अगर पानी में जब हम सोडियम को रखते हैं, इसमें स्वतः यानी अपने आप ही क्या होती है, आग लग जाती है। इसलिए हम इसे कहाँ रखते हैं, केरोसिन में। ये भी क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा तत्व है जिसे हम केरोसिन में रखते हैं, तो सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं। या सोडियम को किस तत्व में रखा जाता है, किस लिक्विड में या किस द्रव्य पदार्थ में रखा जाता है, तो केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी के संपर्क में आते ही इसमें आग लग जाता है। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 4th क्वेश्चन। इनमें से कौन सा फलीदार पौधा है? फलीदार पौधा यानी फल देने वाला पौधा, है ना, फलीदार। फलीदार पौधा कौन सा है इसमें? तो फलीदार पौधा जो है, हमारा जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मूंगफली। मूंगफली जो है ये एक फलीदार पौधा है, और मूंगफली का सबसे ज्यादा, ठीक है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और सोयाबीन में भी प्रोटीन पाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा सामान्यतः, है ना, 5 नंबर क्वेश्चन। सामान्यतः जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है, यानी कितने अंतराल पे की जाती है? जो जनगणना होता है लोगों का, है ना, तो ये जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पे की जाती है? ठीक है, देखिए इसका जो ये जो जनगणना होता है हर 10 साल पे होता है, हर 10 वर्ष के अंतराल पे क्या होता है, ये जनगणना किया जाता है। तो पिछला बार हुआ तो 2011 में, और अगला बार कब होगा, 2021 में। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा,
10 वर्ष के अंतराल पे सामान्यतः जनगणना किया जाता है, और जनगणना के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी, है ना, डेमोग्राफी। जनगणना के अध्ययन को बोलते हैं डेमोग्राफी, और ये 10 साल के अंतराल पे किया जाता है। आज का हमारा पहला अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब परखनली बच्चा है? टेस्ट ट्यूब परखनली बच्चा कौन सा है? तो वो कौन सा होगा? वो होगा दुर्गा अग्रवाल। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर क्या होगा? पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पहला टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परखनली बच्चा कौन सा है ना। टेस्ट ट्यूब में मतलब परखनली होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चा कौन सा था पहला? तो दुर्गा अग्रवाल, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्राकृतिक तत्व यानी किस प्रकृति का लौ प्राप्त होता है? हमें किस रंग का, है ना। इसे कहने का मतलब, जब मैग्नीशियम का जो रिबन होता है ना मैग्नीशियम के रिबन को जब हम दहन यानी जब जलाते हैं तो उनमें से कौन से प्राकृतिक लौ प्राप्त होता है? किस प्रकार का लौ निकलता है ना। लाल चमकदार, नीला चमकदार, श्वेत चमकदार कि हरा चमकदार? आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी श्वेत चमकदार। जब हम मैग्नीशियम के फीते को यानी मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाते हैं तो उनमें से किस प्रकार का लौ निकलता है? तो श्वेत और चमकदार लौ निकलता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट का वीडियो 1 से लेकर के है 19 का अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में, है ना, प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपचार करना लाभकारी है? यानी जब मधुमक्खी जब डंक मारती है ना, मधुमक्खी जब डंक मारती है तो हमें वहां पे मतलब जिस जगह पे डंक मारी है मधुमक्खी, वहां पे किसका उपचार करेंगे? कौन से दवा को लगाएंगे? उसमें क्या चीज होता है? उस दवा में जो होता है बेकिंग सोडा होता है ना। तो यही क्वेश्चन है हमारा कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपचार करना लाभकारी होता है, हमारे लिए फायदेमंद होता है, जिससे हमें दर्द से तुरंत ही राहत मिले? तो बेकिंग सोडा का, यानी ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से अधातु विद्युत का ऐसा कौन सा अधातु है जो क्या है? विद्युत का सुचालक है, यानी उसमें से विद्युत का सुचालन करता हो, ठीक है। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट होता है, ठीक है। अधातु ऐसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो एक ही अधातु कौन सा है? वो है ग्रेफाइट। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, इससे कल भी क्वेश्चन पूछे थे जनता पार्टी से। तो जो जनता पार्टी यानी बीजेपी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है ना? बीजेपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप बताइए इसका सही आंसर का। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली इसका सही आंसर हुआ, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और हाँ, आप अपना मार्क्स शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जिसका जितना ही मार्क्स आता है वो आप कमेंट में जरूर शेयर करें, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम यानी न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम उम्र क्या होती है लोकसभा के उम्मीदवार बनने के लिए, है ना, उसके कैंडिडेट बनने के लिए आपको कम से कम कितनी आयु की होना आवश्यक है? देखिए राज्यसभा, ये क्वेश्चन हमने पहले भी बता चुका है। राज्यसभा के लिए होता है 30 वर्ष, है ना, और राष्ट्रपति के लिए होता है आपका 35 वर्ष, और राज्यपाल के भी होता है 35 वर्ष। लेकिन लोकसभा का होता है कितना, है ना, 25 वर्ष। और पूछ देगा ग्राम पंचायत में कितना होता है? जैसे मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, ये सब कितना होता है? इन सब का 21 वर्ष होता है उम्मीदवार इनके खड़ा होने के लिए, यानी उम्मीदवार में चुनाव में भाग लेने के लिए, है ना। और लोकसभा कितना होता है? 25 वर्ष। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो? लोकसभा की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष से कम रहेंगे कैंडिडेट तो उनको लोकसभा में भाग नहीं ले पाएंगे वो, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है किसने की थी? देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? 1921 में हुआ था। और किसने किया था? दयाराम साहिनी, ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहिनी। इनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहिनी, और 1921 में किया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है?
है ना। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए कौन सा होगा? बुध। इसलिए हमारा सही आंसर क्या है? बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी के बहन, है ना। पृथ्वी के बहन या भोर का तारा या सांझ का तारा, सबसे चमकीला तारा, ये सब इन्हीं को कहा जाता है, उसी तारे को कहा जाता है वो, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? आप बताइए, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शुक्र, है ना। इसे पृथ्वी की बहन भी कह सकते हैं, सूर्य का, सुबह का तारा भी कह सकते हैं, शाम का तारा भी कह सकते हैं, ठीक है, या चमकीला तारा भी कह सकते हैं, शुक्र को ही। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है ना, ये एक पुस्तक है, बताना है किसने लिखा था। द गुड अर्थ, द गुड अर्थ के लेखक कौन थे, है ना। द गुड अर्थ पुस्तक जो है, उनके लेखक यानी उनके राइटर कौन थे, ठीक है। देखिए उनके राइटर जो थे पर्ल एस बक थे। हमारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर, देखिए बुक से भी क्वेश्चन पूछता है ना, बुक से भी क्वेश्चन आता है कि इसके, इस बुक के राइटर कौन है, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, पर्ल एस बक। इसको ध्यान में रखिए, ज्यादातर क्वेश्चन आता है आपसे, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मेघदूत किसकी रचना? मेघदूत, मेघदूत, कुमार संभवम, है ना, ये सब इन्हीं की रचना है, किसकी? कालिदास। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। मेघदूत की रचना किसने की थी, है ना, ये किया था कालिदास। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मणिपुर के राजधानी, स्टेट से भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने क्या किया है, आपको स्टेट से भी, है ना, राज्य और राजधानी से भी क्वेश्चन डाल दिया गया इसमें। तो मणिपुर की राजधानी बता रहे हैं कितना, कहाँ है मणिपुर की राजधानी, कहाँ है, ठीक है। देखिए मणिपुर की जो राजधानी है, इम्फाल है, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। देखिए राज्य और राजधानी से संबंधित अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। जब का सिलेबस वाइज, मतलब टॉपिक वाइज सिलेबस शुरू होगा, तब हम क्या करेंगे, राज्य राजधानी, है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको करा दिया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गिलिरिसिडिया, है ना, गिल रिसिडिया स्पीसीज का उपयोग कहाँ होता है ना। अब बताइए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी हरी पर्ण खाद्य के रूप में। जो गिलरिसिडिया स्पीसीज है ना, जो जाति, ये प्रजाति है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ना, इसका उपयोग किया जाता है हरी पर्ण खाद्य के रूप में, ठीक है, हरी खाद, हरी पर्ण खाद्य के रूप में। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, कि जो शोल्डर होता है, शोल्डर का जो तार बना होता है, सोल्डिंग जो करते हैं, शोल्डर का तार बना होता है, उसमें कौन कौन से तत्व, यानी कौन कौन से, किस चीज का मिलावट होता है, बताइए, ठीक है। शोल्डर में किसका मिश्र धातु, मतलब शोल्डर किसका मिश्र धातु है? लेड, टीन, है ना, जिंक तांबा, तांबा लेड, इनमें से कोई ना, बताइए इसका सही आंसर क्या हो। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लेड और टीन। सीसा और टीन का जो होता है शोल्डर मिश्र धातु होता है। सीसा और लेड का होता है सीसा, है ना, और टीन तो टीन ही होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी लेड, लेड और सीसा और टीन का मिश्र धातु कौन होता है? शोल्डर होता है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कि रेफ्रिजरेटरों में लगने वाली रिले, है ना, जो रिले होती है वो किस टाइप की होती है? रेफ्रिजरेटर में जो रील लगाया जाता है वो किस टाइप की होती है, ठीक है। देखिए ये जो होती है मैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिक टाइप की होती है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, मैग्नेटिक टाइप, ठीक है। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है, आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कि निकट दृष्टि दोष, निकट निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन से चश्मे लगाने चाहिए? किस प्रकार के, किस लेंस के चश्मे लगाने चाहिए, आप बताइए, है ना। जिन व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष की संभावना होती है या निकट दृष्टि दोष होती है, तो उन व्यक्तियों को, है ना, कौन सा चश्मा पहनना चाहिए? उत्तल, अवतल, द्विफोकस की बेलनाकार, बताइए इसका सही आंसर। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अवतल लेंस। निकट, निकट का अवतल लेंस होता है ना। अवतल लेंस के जब वो चश्मा पहनेंगे तो उनको निकट दृष्टि दोष की समस्या जो है दूर होती है, ठीक है। और वहीं बोल देगा दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर
दृष्टि दोष के लिए जो होता है वो होता है उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के जब वो चश्मा लगाते हैं तो उनकी दूरदृष्टि की जो समस्या है दूरदृष्टि की वो खत्म हो जाती है, ठीक है, मतलब उनको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और निकट के लिए अवतल लेंस, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि अर्जुन पुरस्कार का आरंभ किया गया, कब किया गया, है ना, अर्जुन पुरस्कार जो है इसका आरंभ कब किया गया, बताइए इसका जो सही आंसर का हो। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, 1961 में, है ना। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत की गई वो कब किया गया, 1961 में। अब बात करते हैं इसमें कितनी राशि दी जाती है, इसमें टोटल 25 लाख राशि दी जाती है, ठीक है। जो अर्जुन पुरस्कार विजेता होते हैं उनको 25 लाख की राशि दी जाती है, यानी अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछते हैं कि अर्जुन खिलाड़ी, है ना, जो अर्जुन अर्जुन पुरस्कार जीते उसको कितना राशि दिया जाता है, 25 लाख। और द्रोणाचार्य में दो दिया जाता है, एक होता है 15 लाख का और एक होता है 10 लाख का, है ना। ये क्लियर आपको किया जाएगा जब टॉपिक वाइज शुरू होगा तब। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में रेल का आरंभ किस ईस्वी में यानी किस सन में किया हुआ था। भारत में रेलवे का आरंभ कब किया गया, आप बताइए इसका सही आंसर क्या। देखिए भारत में रेलवे का आविष्कार किसने किया था, आविष्कार यानी किसके शासनकाल में चली थी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और कब चला था, ये 16 अप्रैल 1853 में चली थी, ठीक है, 16 अप्रैल 1853, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और बात करें रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो ये तो क्वेश्चन हो गया जॉर्ज स्टीफन। और वाष्प इंजन का बोलेगा तो जेम्स वाट, है ना। यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहली बार किसने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन, नहीं, अब बताइए राष्ट्रीय आय क्या होता है, कमेंट में बताइएगा कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। अब देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। देखिए भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था वो किया दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और कब किया था, 1868 में किया था, है ना। और उस समय एक इन्होंने बुक लिखा था ऑन ब्रिटिश रूल इन पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है, उसमें 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताया गया था, ठीक है, व्यक्तियों की आय। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इन्होंने ही 1868 में सबसे पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित शांति वन की समाधि, यानी जो शांति वन समाधि है ना, समाधि स्थल से संबंधित है क्वेश्चन ये कि समाधि स्थल जो है ये किनका समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी, है ना, कि जवाहरलाल नेहरू, कि लाल बहादुर शास्त्री, की राजीव गांधी। बताइए इसका जो सही आंसर हो गया। देखिए जो शांति वन है ना, शांति वन जो समाधि स्थल है वो संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शांति वन का संबंध किससे है, जवाहरलाल नेहरू से, ये उनका समाधि स्थल है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और आज हमने 25 क्वेश्चन किया और जिसका जितना मार्क्स आया आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड निकालना है ना, तो आप इस बुक को जरूर खरीदें, ठीक है। जो आपकी तैयारी के लिए, है ना, पूर्ण सिलेबस बेस, यानी जितना सब्जेक्ट चाहिए, है ना, मतलब जिस सब्जेक्ट से जितना क्वेश्चन चाहिए, है ना, जिस टाइप का चाहिए उसी टाइप का आपको दिया गया है इसमें, ठीक है। अगर आपको निकालना है तो आप ये ले सकते हैं, है ना, जिसका प्राइस बिल्कुल ही कम है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, जिसमें 25 क्वेश्चन किया। आप अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कल आगे 25 क्वेश्चन करेंगे।